225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. साइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला साम, जो दांत रखने वाला, जहर वाला काला साम, जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है। एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। वो काला साम हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। वो काला साम बन के हमारा 18वीं तरमीम की इर्द गिर्द घूम रहे थे। रिफॉर्म से सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे हमने पाकिस्तान का पार्लियामान, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का रोल वापस दिलवा दिया है। कल हम सब के साथ एक वारदात हुई, महकूम हो गए हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है अपने दिफा के लिए। हम एक बहुत तारीख दौर में चले गए, यहाँ से आगे कुछ नहीं है सवाए जिद्दोजहद के। समझता हूँ कि एक अजीमुशान वकला की तहरीक आपके सामने बहुत जल्द आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, बिल आखिर 2 महीनों की भागदौड़ के बाद हुकूमत ने आज सुबह 5 बजे पार्लियामेंट से 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करवा ली है। आइए जानते हैं कि इसके अहम नुकात क्या हैं। इस तरमीम के ज़रिए हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का तरीका कार तब्दील कर दिया है। अब चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट की 12 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी और पार्लियामानी कमेटी अगले चीफ जस्टिस का इंतखाब 2/3 अक्सरियत से करने की पाबंद होगी। इस पार्लियामानी कमेटी में जमातों को पार्लियामानी हुजम के तनासुब से नुमाइंदगी दी जाएगी। इससे कबल सबसे सीनियर जज ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात हुआ करते थे। इस तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की मियाद 3 साल मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन अगर 65 साल की उम्र पहले मुकम्मल हो गई तो चीफ जस्टिस रिटायर तस्वर हो जाएंगे। यानी कि अब कोई भी जज 3 साल से ज़्यादा चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रह सकेंगे। तरमीमी बिल में सुप्रीम कोर्ट समेत आला अदालतों में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक तरीक़ेकार को तब्दील कर दिया गया है। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस समेत जो हैं वो नए आईनी बेंच के सीनियर तरीन जजेस भी शामिल होंगे। इसके अलावा कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल का एक नुमाइंदा शामिल होगा। जुडिशल कमीशन में सेनेट और कौमी असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान शामिल होंगे, जबकि एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन भी कमीशन का मेंबर होगा, जिसका नाम स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो तजवीज़ करेंगे। इससे कबल जुडिशल कमीशन में सिर्फ जजेस, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार के नुमाइंदे जो थे वो शामिल होते थे। अब सुप्रीम कोर्ट में आइन की तशरीह समेत आइनी मामलात की सुनवाई के लिए आइनी बेंचेस बनाए जाएंगे। सवाल यह है कि इन बेंचेस को कौन तश्कील देगा, तो इसका जवाब यह है कि इन आइनी बेंचेस को तश्कील जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। आइनी बेंचेस में तमाम सूबों से बराबर जजेस जो हैं वो आएंगे। इसके अलावा सूबों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आइनी मामलात की सुनवाई आइनी बेंचेस ही करेंगे और इनकी तश्कील भी जुडिशल कमीशन ही करेगा। इस तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के खुद नोटिस लेने और बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात को काफ़ी हद तक महदूद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि माजी में पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर बार एसोसिएशंस कई दफ़ा खुद नोटिस और बेंचेस बनाने के चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियार को दीगर जजेस में तकसीम करने का मुतालबा कर चुकी हैं। अब सवाल यह है कि इस तरमीम से अदलिया क्या सियासत में मुदाखलत का बाब बंद हो जाएगा, जैसे कि हुक्मरान जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, या फिर तहरीक इंसाफ का बयानिया कि इन तरमीम से अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, क्या ये सच्चा साबित होगा? इन अहम सवालों के जवाबात की तलाश के लिए आज हमने सियासत और कानून के मैदानों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम तरीन शख्सियात को अपने प्रोग्राम में मद्दू किया है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे 2007 में वकला तहरीक के क़ियादत करने वाले पाकिस्तान के मायनाज आइनी माहिर और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार के जो थे सदर मुनीर ए मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर ए मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने कलीदी किरदार अदा किया था
वकला की आज़ादी के लिए, जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए आज जो ये आईनी तरमीम पास हुई है, क्या आप समझते हैं कि इससे जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है और जो मुदाखलत है सियासत के अंदर जजेस की, वो ख़त्म हो जाएगी? देखें, मैं समझता हूँ ये बिल एक ओवरकिल है। जो सियासत में मुदाखलत की, उसको वो जो उन्होंने 184(3) का अमेंडमेंट किया है, मेरे ख्याल से वो उसको टेक केयर करता था। जो 26वीं तरमीम है, मैं समझता हूँ कि अब ये अदलिया जो है वो एग्जीक्यूटिव के ताबे है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस रिफॉर्म होना था, लेकिन ये भी एक ओवरकिल है। अगर आप देखेंगे जो नई जुडिशल कमीशन है, उसके 13 मेंबरान में से यू कैन काउंट कि गवर्नमेंट ऑफ द डे के हमेशा मेजॉरिटी होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं और वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और वो में उनका टेन्योर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, ये भी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट डोमिनेटेड कमीशन जो है जी, वो डिटरमिन करेगी कि किस बेंच के किस फर्द को, किस जज को कितने साल का टेन्योर देना है। फिर जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जो सीनियरिटी प्रिंसिपल था, उसको तब्दील किया गया है। वो 18वीं तरमीम में बड़े डिलिबरेट थॉट के बाद जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। देखें, अब उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस में हमेशा कंपटीशन होगा कि कौन इंग्रेशिएट करता है अपने आप को प्रोस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री कमेटी से। ठीक। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को अपॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि सीनियर मोस्ट जजेस वहां चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, जैसे इंडिया में है। यहाँ पे तो वो भी एग्जीक्यूटिव डिटरमिन करेगा, उसमें चीफ जस्टिस को भी एक्सक्लूड किया जा सकता है। जी, ये आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें कि हिंदुस्तान में कैसे फर्क है मुनीर साहब, कि हिंदुस्तान में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनते हैं। उसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होते हैं। ठीक है। नहीं, हमारे यहाँ जुडिशल कमीशन करेगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो अंडर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर पार्लियामेंट को इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनानी ही थी तो कम से कम इनका टेन्योर तो सिक्योर रखे। इसमें तो है फॉर सच टर्म एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द जुडिशल कमीशन। आप इनको 1-1 साल की प्रोबेशन पर डालेंगे, इनका टू मच टेम्पटेशन टू यील्ड टू द एग्जीक्यूटिव। ये इन प्रिंसिपल जो है, जज कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन ये एक रेस चलेगी विद इन द सुप्रीम कोर्ट, बजाय इसके कि कोर्ट में डिविजन्स को कम किया जाता। मैं समझता हूँ अब इंटरपर्सनल डिविजन हद से ज्यादा होंगी। ये बताइए कि ये आपने बड़ी बात की कि ये आज एक अच्छा दिन नहीं है अदलिया के आज़ादी के लिए, मगर मुनीर साहब बात तो ये भी थी, वकला बरादरी भी कहती रही कि जी हमारी अदलिया जो है बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई है। सम पीपल सेड दे वर आस्किंग फॉर इट। आपने देखा कि कैसे कुछ चीफ जस्टिस जो थे वो डैम के ऊपर भी सुओ मोटो लेते थे, डैम फंड भी बनाते थे। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ चीफ जस्टिस रिटायर हुए तो उन्होंने सियासी जमातें भी बनाई। तो आप नहीं समझते दैट समवेयर दिस हैड टू बी स्टॉप्ड? Yes, I agree with you, but I believe that the amendment to जो 184(3) में है कि जो एप्लीकेशन में फेयर है वही होगी। सो मोटो जो है वो मैं तो समझता हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में बड़ी हद तक जो है, ये जो आप एग्जांपल्स दे रही हैं ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पहले के हैं जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद सो मोटो जुरिस्डिक्शन पे एक लगाम जरूर पड़ी।
वो जो लगाम पड़ी है उन घोड़ों पे पड़ी थी जिनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है ऑन दैट बेंच। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अगर आप इवैल्यूएट करते हैं जी, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक फिक्स टेन्योर होता शैल बी अ जज, जिस तरह चीफ का है कि 3 साल का होगा चीफ जस्टिस। अगर पहले रिटायर हो जाता है तो 3 साल पहले रिटायर हो जाएगा, 3 years was the outer limit। राइट, ये एक फिक्स टर्म तो है। इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस होंगे उनका भी राइट। सर, एक और सवाल आपसे करूंगी और वो ये है कि ज्यूरिस्डिक्शन की बात की गई। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा और ये सवाल उठाया कि ये सवाल रोज़ खड़ा होगा कि जो केस है वो क्या हमने सुनना है या एक आईनी बेंच ने सुनना है। तो इसके अंदर ज्यूरिस्डिक्शन का भी एक मसला पैदा हो जाएगा बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल होगा। देखें, मैं समझता हूँ अपार्ट फ्रॉम 184(3) या आर्टिकल 199 से जो केसेस आते हैं हाई कोर्ट से, 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन या केसेस में कोई ना कोई फंडामेंटल राइट्स का इशू होता है। जब फंडामेंटल राइट का इशू होगा तो फिर उस फंडामेंटल राइट की तशरीह का इशू होगा, और जब उसकी तशरीह का इशू होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ टक करेगा और सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी बेंचेस हैं, माइनस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, उनका एक अलग व्यू होगा। ये तो मैं समझता हूँ जो प्रोफेस्ड ऑब्जेक्टिव था, सस्ता और जल्दी इंसाफ, उसमें एक नया हर्डल होगा। आप इस तरमीम का खैर मकदम नहीं करते और आप नहीं समझते कि ये अदलिया की आज़ादी के लिए अच्छा होगा? मैं नहीं समझता कि इससे अदलिया की आज़ादी बढ़ी है। मैं समझता हूँ इसमें हम 20 साल पीछे गए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर मलिक हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने लॉयर्स मूवमेंट को लीड किया 2007 में, 2006 में, और वो आज कह रहे हैं इस आईनी तरमीम के बारे में कि अदलिया की आज़ादी 20 साल पीछे चली गई है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 26वीं आईनी तरमीम जब सेनेट में पास हुई तो 65 वोट जो हैं तकरीबन वो उसको पड़े, और जो 2 फैसला कुन वोट थे वो बीएनपी मैंगल के थे। इस वक्त हमारे साथ हैं बीएनपी मैंगल के सदर जनाब अख्तर मैंगल साहब। सरदार अख्तर मैंगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो 2 फैसला कुन वोट थे ये आपके सेनेटर्स के पड़े। जो उन्होंने वोट दिए वो दबाव के तहत दिए या किसी लालच के तहत दिए? थैंक यू मुनीज़ा। आपने जो शुरू में कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम पास की गई, मैं नहीं समझा था पास कराई गई। देखिए, कुछ अल्फाजों का अगर ऊपर नीचे करें तो उसका मतलब ही बदल जाता है। अब किस तरह कराई गई, मुझसे रब्ता किया गया था जी। मैं अगर उसकी तफसील आपके पास वक्त है, शुरू में जब सितंबर में ये मूव शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे रब्ता किया था जी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे रब्ता किया कि जी हम इस तरह की आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। तो मैंने आईनी तरमीम है क्या, मुझे हमें पता तो चले। तो कहता है आप, मैंने तो रिज़ाइन कर दिया, मैं तो नहीं आपका आना भी ज़रूरी है, आप आएँ। मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं, हमारे 2 सेनेटर हैं, फिर आप मुझे आईनी तरमीम भेजें, मैं फिर पार्टी के दोस्तों से सलाह मशवरा करता हूँ, और उसमें मुमकिन है हमारे भी कुछ नुकात उसमें शामिल किए हम करें। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान की इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है जी, या मूवर इसके आप हैं या PMLN है या कोई और कुव्वत है, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हम अपने बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो उसमें आप लोगों से मुतालबात रखेंगे। कहता है ठीक है जी, हम आपको वो भिजवाते हैं। तो उनकी तरफ से वो ड्राफ्ट हमें मिला ही नहीं। तो फिर जो लास्ट डेज थे उसके, तो उस वक्त मुझे बिलावल की तरफ से कॉल आई। तो उन्होंने भी जब ये मुझे कहा, मैंने बोला देखिए बिलावल, एक तो बात ये है कि हमें अभी तक ड्राफ्ट नहीं मिला, और दूसरी बात ये कि एक तरफ से आप लोग हमारे लोगों को डरा धमका रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके बच्चों को हरासा कर रहे हैं। तो
ऐसे मामला में मैं आप लोगों के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कौन कर रहा है? मैंने बोला ये अब वो आप ही मालूम कर रहे हैं कि सिंध में आपकी हुकूमत है। हमारे सेनेटर के घर के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, सादा वर्दी में लोग जो है वहाँ पर 24 घंटा खड़े हुए हैं। बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, जो हमारे सेनेट के खातून सेनेटर हैं उसके हस्बैंड के पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। नसीमा एहसान उसके जिसने इवेंचुअली इनके फेवर में वोट डाला। जी हाँ, वो एक तो वो कासिम रुंजे थे, उन्होंने भी जिनको स्ट्रेचर पे लाया गया, सॉरी व्हील चेयर पे जी। और तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें कैंसिल कर रहे हैं। कहता है अच्छा कौन कर रहा है? मैंने ये आपकी हुकूमत है, आप मालूम करके दें। तो उन्होंने मुझे वो ड्राफ्ट तो भेजा, मैंने हकीकतन उस ड्राफ्ट पे दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि ये टेंशन का मामला था। और तो फिर वो सिलसिला चलता हुआ, वो जो हमारे सेनेटर थे कासिम रुंजो, वो हर दूसरे दिन जाते हैं जी डायलिसिस के लिए शफा हॉस्पिटल, यहाँ पे कोई है अल शफा, उनकी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पे जाके जब भी वो जाते थे तो वहाँ पे जाके ये लोग बैठ जाते थे उसके ऊपर कि जी आप हमें वोट। तो वो कहता था कि जी पार्टी हमारे हेड से बात करें। जो नसीमा एहसान के हस्बैंड हैं उनको भी बुलाया जाता है। एक बार तो उनको ले जाया गया जी किसी सेफ हाउस में, 4 घंटे तक उनको रखा रहा और उनको प्रेशराइज करते गए कि जी आप हमें वोट दे। तो उन्होंने कहा जी उनसे बात, वो अगर राजी होता है मुझे कोई। मगर फिर आप इनको नोटिस क्यों भेज रहे हैं? चूंकि इन्होंने तो मजबूरन जो है वोट डाला है ना इस 26वीं आईनी तरमीम के हक में। देखिए जी, पार्टी का फैसला है, पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी चाहे कोई जबर की सूरत में उसकी खिलाफ वर्जी करता है, चाहे किसी लालच की सूरत में करता है, तो पार्टी के फैसले के तहत वो हमने उनको नोटिस ये दिया कि जी आप खुद रिज़ाइन करें। आज उनको इस आईनी तरामीम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कल किसी और मकसद के लिए भी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे जबर के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से। तो आप समझते हैं कि उनके पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगा? आप जी हाँ, लगना चाहिए। अब इस मुल्क के कानून है जी। आज देखें आप पीटीआई के लोगों को भी उठाया गया, उनसे वोट ले, लेकिन उनका कोई नहीं है। लेकिन एक वो शख्स जो क्वेटा से कामयाब हुआ है बाज़ी है, फिर उसको मुस्लिम लीग में शामिल कराया गया क्योंकि पीटीआई का कोई सिंबल नहीं था, वो सब इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल। और उसको प्रेशराइज करके उसको मुस्लिम लीग में शामिल कराया गया। और जब उसने आज कल वोट जो है उनके कहने पर नहीं दिया, तो आज आपकी कौमी असम्बली से आपके इलेक्शन कमीशन को लेटर गया है कि इसको अनसीट कर ले जी। इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी हमने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी, चाहे वो आईनी तरामीम के हवाले से हो या इस पूरे प्रोसेस के हो कि एक सुबह 5 बजे तक 18वीं तरमीम एक बड़ी और पेचीदा मसला था, उसको ओपन किया गया था पब्लिक के लिए जी। इसमें कौन से क्लॉज है, क्या लाना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, इसको तो सीक्रेट रखा गया था। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या वजह था कि इसको सीक्रेट रखा गया? फिर आपने जैसे कि कहा कि मुसवदा इतनी वाइड तरीके से शेयर नहीं किया गया, फिर आप बता रहे हैं कि आपके लोगों को दबाव में डाला गया, चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चाहते हैं कि आईनी तरमीम पास हो, उन्होंने ये कहा कि देखिए बहुत हो गया, जजेस ने अपनी बड़ी मनमानी कर ली और बलूचिस्तान से ज़्यादा कौन जान सकता है कि जजेस ने एक तरीके से जो नाइंसाफ़ी की है वो आपके सामने ही है। मगर वो ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट को बाइख्तियार किया है। आपने तो हमेशा अख्तर मेंगल साहब पार्लियामेंट की बाइख्तियारी की बात की, आपने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, तो आज अब क्यों नहीं इन आईनी तरमीम का हिस्सा देते? बिलावल भुट्टो ज़रदारी का और क्या इंटरेस्ट हो सकता है सिवाय इसके? मुनीज़ा, पार्लियामेंट की बालादस्ती इस तरह होती है, जमहूरियत मजबूत इस तरह होती है। यहाँ पे तो कहा जाता है ना कि ये लंगड़ी लूली जमहूरियत है, लेकिन एक शख्स जो 70-75 साल उसकी उम्र है, वो डायलिसिस पे व्हील चेयर पर उसको लाया जाता है, तो इससे साबित हो गया कि यहाँ पर वो लंगड़ी लूली जमहूरियत भी नहीं, या जमहूरियत को तो आपने अपाच कर दिया। मगर अगर आप मसवदे को देखें तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी जद्दोजहद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको पास करने के लिए? उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मैं नहीं समझता, ये पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव नहीं है, ना ये मुस्लिम लीग का इनिशिएटिव है। मुनीज़ा, जब तक
आज दिन तक जो जुडिशरी ने जो कुछ किया, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। जद्दोजहद तो पीपल्स पार्टी ने बहुत की बिल्कुल, है। बेशक नून लीग ने उस तरीके से नहीं की, मगर पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे बिलावल भुट्टो ने अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इस्तेमाल की गई हैं। क्या एंटी टेररिस्ट कोर्ट की बुनियाद किसने रखी थी? मियां नवाज शरीफ ने। लेकिन सबसे पहले उन्हीं को इस कोर्ट से सजा मिली। एहतसाब का अमल, एहतसाब की अदालतें किसने बनाई थी? मियां नवाज शरीफ ने। सब ना सिर्फ उनको उसमें सजा दी गई, लेकिन उन्हीं को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी के दूसरी पार्टियों को भी इस्तेमाल किया। जस्टिस जावेद इकबाल, उसको लाने वाला कौन था? उसको अपॉइंट करने वाला कौन था? एहतसाब का चीफ वही था ना जी। और उसको मिसिंग पर्सन्स केस में जो उसको जस्टिस भी बनाया गया था। अभी तक क्यों 3 हुकूमतें गुजरी? कमीशन के सरबराह हैं। 3 हुकूमतें गुजरी, ये बड़ा मसला नहीं, उसको क्यों नहीं निकाला जाता? क्यों नहीं निकाला जाता? क्योंकि वो नॉमिनी है इस्टेब्लिशमेंट का। और इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा, वालिद साहब कहते थे कि जी हमारे पॉलिटिशियन हमेशा अपना मुंह जो है इस्टेब्लिशमेंट के सामने पेश करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट वो कालक उनके मुंह पर मलती है, और वो बड़े खुश असलूबी से, बड़ी खुश इखलाकी से अपने मुंह पर उस कालक को देखते हुए अपना चेहरा जो आईने में देखे अपनी खूबसूरती का इज़हार करते हैं। आजकल सब पॉलिटिशियन इस तरह हैं। आपने बड़ी मज़े की बात कर दी, मगर एंड आई एम श्योर इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइट, मगर मैंने हमेशा देखा है जो बलूचिस्तान के बलोच हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो हमेशा सच्ची बात जो है बड़े दिल से कर देते हैं। लेट्स लीव इट एट दैट। मगर सवाल वही है कि इन दिस केस ये जो आइनी तरमीम की गई है, इसके ऊपर फैसल वाडा साहब का एक बड़ा अहम बयान आया। उन्होंने कहा कि ये आइनी तरमीम का सीज़न शुरू हुआ है, ये अभी शुरुआत है, इसके बाद बहुत सारी आइनी तरमीम आनी। तो कौन सी आइनी तरमीम और आ रही है? आपकी तो मुलाकात हुई हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ। कोई ऐसी बात हुई कि ये पहला मरला है, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा? मुनीज़ा, फैसल वाडा साहब मेंबर हैं आपके सेनेट के। बिलावल भुट्टो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी काबिल एहतराम है। लेकिन एक बात आपने नोट नहीं की, क्यों फैसल वाडा और बिलावल भुट्टो एक पेज पे हैं? जिस मकसद के लिए फैसल वाडा एक्टिव हैं, बिलावल भुट्टो भी उस मामले में एक्टिव हैं। तो कुछ तो है जिस पर जो है पर्दा डाला जा रहा है। हाँ, इसमें जो पहला जो ड्राफ्ट आया था, आप देखें उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मिलिट्री कोड भी थे, जिसमें इंस्टॉलेशन पर जो है हमले की जो वो शर्तें थी वो सब डिलीट कर ली गई। लेकिन जिन लोगों ने, अब एक ज़माने में जब डिफेक्शन क्लास नहीं था, फ्लोर क्रॉसिंग का मसला था, तो आईबी को यूज़ किया जाता था जी, या पुलिस को यूज़ किया जाता था। आपको याद होगा कि लोगों को पकड़ के दकड़ के उनसे जो, या पॉलिटिकल पार्टियां खुद एक्टिव होती थी लोगों को खरीदो फरोख्त लालच देकर। इस बार आईबी का आपने नाम नहीं सुना होगा, इस बार आपने आपारा का नाम सुना होगा। वहाँ से अहकामात आते हैं। जो फ़ोन कॉल आती थी लोगों को थ्रेट की, वो अननोन नंबर से आते थे और वहाँ पे ले जाके लोगों को थ्रेट किया जाता था। तो क्या ये जमहूरियत की बहाली है? कभी जमहूरियत की बहाली अस्करी कुव्वतों के ज़रिए से हुई है? क्या कभी जमहूरियत या आइन को पामाल किसी रेड़े वाले ने यहाँ पे नहीं किया? मुनीज़ा, आइन की पामाली किसी पॉलिटिशियन ने यहाँ पे नहीं की। आइन को अगर कागज़ का टुकड़ा समझकर हमेशा यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हमारी इस मुल्क की फ़ौज ने किया, चाहे उसकी जनरल। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि उनके आलाकार बने जजेस। तो आपने अगर मुसवदा देखा हो, कंटेंट मतन देखा हो, उसके अंदर आपको क्या बुरा लगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन जाते हैं बलूचिस्तान में, तो इसमें क्या बुरा है? जब 18वीं ये तमाम मामला तब भी थे ना जी, जजेस का मामला, जुडिशरी की बेख्तियारी, ये पहले भी थी। सज्जाद अली शाह के दौर में भी थी, बिल्कुल थी, ठीक है ना। तो जब 18वीं तरमीम लाई जा रही थी, ये रिफॉर्म उस वक्त क्यों नहीं लाए गए और इतनी इमरजेंसी क्यों हुई इसमें? आपने ये पूछा सवाल बिलावल भुट्टो से, मौका मिला आपको या मौलाना साहब से? नहीं, बिलावल से हमने उनसे ये सवाल किया कि ये मेन जो है कॉज नहीं है,
आप लोग जो है ना इस मामूली सी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, पेन किलर से जो है आप पेन को रिलीफ कर रहे हैं, लेकिन मेन जो वो बीमारी है जिसको एक नासूर बनी हुई है, उसका इलाज आप लोग नहीं सोच रहे कभी। तो उसके बारे में जो उनको पता है कि यहाँ पर इक़्तिदार अवाम के वोटों से नहीं मिलता, यहाँ पे इक़्तिदार फॉर्म 47 के वोटों से मिलता है। तो फॉर्म 47 की प्रिंट या उस पर वोटों की तादाद वही। तो आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर और भी तरामीम आएंगी? इम्कानात हैं जी, रास्ता तो खोल दिया है जी, हमारे पॉलिटिकल पार्टियों ने ये रास्ता खोल दिया है और हमने अपने आप को पेश किया है कि हम अवेलेबल हैं, आप जो चाहें हमसे अमेंडमेंट करा सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए वो कहते हैं कि जी हमारे आबाओ अजदाद ने जो है बड़ी मेहनत से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जिस अंदाज में, मुझे उस कॉन्स्टिट्यूशन उन शिकों पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया वो गलत था। किसी को पैसों के बलबूते पर या किसी को जो है ज़बरदस्ती उठाकर दबाव में डालकर, ये खुद उस आइन 73 के आइन की तौहीन है, ये उन लोगों की तौहीन है जिनको आप अपने बुजुर्ग कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर मेंगल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन कहीं ना जाइएगा हमारे साथ। आपने सरदार अख्तर मेंगल की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये 26वीं आइनी तरमीम पेश की गई या पास करवाई गई या करी हुई, वो कहते हैं उनको उसके ऊपर एतराज़ है। अब जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर जनाब नवीद कमर साहब को, जो पार्लिमानी कमेटी बन रही है अगले चीफ जस्टिस की तैनाती करने के लिए, वो भी कहा जा रहा है कि वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। नवीद कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मेरा पहला सवाल आपसे कि मुनीर मलिक जो एक लीडिंग लॉयर हैं और उन्होंने वकला तहरीक जो है उसकी भी एक तरीके से सरबराही की थी, उन्होंने कहा कि ये जो आपकी तरमीम है ये अदलिया की आज़ादी को 20 साल पीछे ले जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी चीफ जस्टिस बनना चाह रहा होगा वो इन 3 जजेस में से वो एक रेस लगा रहा होगा कि किसी तरह वो पार्लिमानी कमेटी को जो है इम्प्रेस कर सके ताकि उनकी तैनाती हो जाए चीफ जस्टिस के तौर पे। देखिए मुनीर से बात सारी ये है कि हमारे पास काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं इस मुल्क में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। अल जहाद ट्रस्ट में सारे पावर्स एग्जीक्यूटिव से लेके दे दिए गए, एक तरफ जुडिशरी ने अपने पास रखे। उसके बाद सोने पे सुहागा जब 18th अमेंडमेंट में हमने उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की, तो 19th अमेंडमेंट के थ्रू दोबारा से बल्कि इवन वर्स देन अल जहाद वाले डिसीजन से सारे पावर्स जो हैं जुडिशरी के, टू द एक्सटेंट के सिर्फ चीफ जस्टिस साहब खुद अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करते थे, वही लिस्ट ला सकते थे और वही जो है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से शुरू हुआ कि जो उनकी तहरीक में शामिल थे या उनसे लाइक माइंडेड सिर्फ वो जजेस आ सकते थे और बाकी कॉम्पिटेंस या और चीज़ जो बैकग्राउंड है वो इसी तरह से था जैसे पहले डिक्टेटर्स करते थे कि जी जो पीसीओ का हल्फ उठाएगा मीन्स वो हमारा बंदा है एंड देयरफॉर टू अपॉइंट देम। तो ये दिस इज नॉट फेयर। सेकेंडली जो लोग ये खड़े होकर इतने शद्दोमत से आर्ग्यू करते हैं कि जी सीनियरिटी इज ओनली प्रिंसिपल, उनसे पूछो कि भाई आप खुद क्यों नहीं, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप क्या करते हो? क्या इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है वो क्या सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स पे लाई गई थी? या इवन जो टॉप 3 में जस्टिस मुनीर अख्तर साहब हैं, जब उसको एलिवेशन किया गया क्या वो सीनियर मोस्ट थे या इवन टॉप 3 में थे? तो 6 नंबर वाले को उठा के अगर आप ले आए, लेकिन अगर जो लीगल फ्रेटर्निटी है या जुडिशरी है वो खुद अगर कोई भी काम करे तो दैट इज कोशर, लेकिन अगर पार्लियामेंट करे, पार्लियामेंट ने क्या किया, ये दिस इज अ बैकलैश अगेंस्ट जो भी हुआ 18th अमेंडमेंट 19th अमेंडमेंट के साथ कि जी आप सारे पावर्स एक तरफ हैं। तो दुनिया सारी में ये होता है
कि जी देयर इज अ रोल ऑफ पार्लियामेंट। आप यूएस का कता कलामी माफ इंडिया का उन्होंने एक एग्जांपल दिया, मुनीर मलिक साहब ने, उन्होंने कहा हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए और उसके अंदर ये एक फॉर्मूला तय पाया कि जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड करेंगे। इधर जो आपने तैनाती की है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उसके अंदर तो कुछ मालूम नहीं कि कैसे जुडिशल कमीशन जो है उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, कैसे वो तैनात करेंगे। देखिए पहली चीज तो ये कि जब पिक एंड चूज करते हैं, जब कोई किसी एक मुल्क का एग्जांपल, वहां अभी हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे थे तो उसमें ये बात नहीं आई। अब चले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे बात कर लेते हैं। भाई बेंचेस भी वही वाला कमीशन बनाएगा ना जो जजेस की सिलेक्शन करेगा, जिसमें जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वही बैठेंगे ना। उसके साथ ये है कि क्योंकि पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है नलिफाई कर दिया गया था थ्रू जजमेंट्स, तो अब उनको इकट्ठे बिठा दिया गया है ताकि जो भी फैसला हो एक ही फोरम पे हो और उसके बाद जो भी तैनाती हो जाए। सो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? व्हाट ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का प्रिंसिपल जो है ना, सिर्फ अपनी जो है एक छोटी सी दुनिया बना के उसमें सारे फैसले करना। आप पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर्स को तो घर भेज सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है ये नहीं देख सकती कि आपके जजेस जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, नहीं हैं, सही हैं, गलत हैं, कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फेयरवेल्स अब शुरू हो गए हैं, तो एक तासुर पाया जाता है कि ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बन सकें। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने तैनात, ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई कि उनको पहले कहते थे सब कुछ हो रहा है काजी फाइज ईसा के लिए, सब कुछ पूरा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काजी फाइज ईसा को अकोमोडेट करने के लिए किया। अब कह रहे हैं कि जी काजी फाइज ईसा को इसलिए फेयरवेल्स मिल रहे हैं कि मंसूर अली शाह न बन सके। बट व्हाट डज दैट मीन? ये तो अभी ना इशू आया है, लेट मी पुट इट सिंपली, डिस्कशन हुआ है सर ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तो इस हवाले से एक बयान दिया था ना, नवीद कमर साहब, इस हवाले से जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया तो इसलिए ये तासुर पैदा हुआ। माय क्वेश्चन इज कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आप कंसिडर भी करेंगे एज द चीफ जस्टिस अगले जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के? या देखिए प्रोसेस क्या होगा, एक सेकंड, सिंपल बात है ना, जो टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस, तो टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस में एक जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, एक जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, एक जस्टिस याया अफरीदी हैं जी। तो जाहिर है इन 3 में से ही होगा ना, कोई चौथा तो नहीं बाहर से लाके इसमें ऐड कर सकेंगे। सो द प्रोसेस इज क्लियरली स्पेल्ड आउट। तो क्यों नहीं कंसिडर करेंगे ये? क्या फिर पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है ना, एक लॉयर की पॉलिटिक्स जो है वो पूरे मुल्क से बड़ी हो गई है। दे वांट कि हमारी पसंद का जज आए, हमारी पसंद से लगे, हमारी पसंद से फैसले हों। जो पीटीआई का मसला था वो अब अनफॉर्चुनेटली वो जो उनके पीटीआई के लॉयर्स हैं उनका भी ये मसला हो गया, विच इज नॉट फेयर फॉर द कंट्री। जो 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं उनको अब मार्जिनलाइज करके और सारी गेम जो है अपनी फ्रेटर्निटी में रखना चाहते हैं। दिस कैन नॉट बी अलाउड। सर एक आखिरी सवाल आपसे, और वो ये है कि चूंकि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तश्कील दे दिया गया है, तो बहुत सारे वकला जो सियासत नहीं करते वो ये सवाल उठाते हैं कि कई ऐसे केसेस होते हैं जिनकी नौयत डिटर्मन करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस है कि नहीं बड़ा मुश्किल होता है। माजी में वो एग्जांपल देते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का बेल का केस जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल असर होना था, तो अगर आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कौन जुरिस्डिक्शन का मसला शायद आ जाए कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे कौन सा केस जाना है और सुप्रीम कोर्ट कौन से केस को सुनेगा, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? बात यह है कि ये क्लियरली डिफाइंड है, वो तो हमने पिछले कुछ सालों में ये सारी चीजें डिफ्यूज कर दी है ना, कि भाई जो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस हैं, जो भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं, जो भी 199 की जो हाई कोर्ट की अपीलें हैं, और there are 5 categories of cases that will go to the constitutional bench. The rest of it, which is
आई थिंक अबाउट 85% बाय प्रेजेंट रेकनिंग, वो सारे के सारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंचेस के सामने जाएंगे. सो व्हाट इज द इशू? आई डोंट नो. राइट. थैंक यू वेरी मच नवीद कमर साहब फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस. बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा अपना कीमती वक्त निकालते हैं एंड वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक. ऑल आइज आर ऑन दिस पार्लियामेंट्री कमेटी. मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.